दोस्तों आखिरकार इंतजार अब खत्म हो चुका है और चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल लॉन्च किया जा चुका है। यानी कि दोस्तों भारत का वह मिशन शुरू हो चुका है जो भारत को ब्रह्मांड की महाशक्ति बनाने की ओर बढ़ा देगा। चांद को छूने की यह उम्मीद हर भारतीय के दिल में खुशी की लहर जगा रही है। ऐसे में न सिर्फ भारत के वैज्ञानिक उत्साह में हैं बल्कि पूरा देश यह दुआ कर रहा है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन इस बार पूरी तरह से झंडे गाड़ दे और पिछली बार जो कसर रह गई थी वह इस बार पूरी हो जाए। जी हां दोस्तों, आसमान की तरफ मुंह करके भारत का चंद्रयान 3 मिशन अब श्रीहरिकोटा से लॉन्च होकर रवाना हो चुका है। अब आपको इस मिशन से जुड़ी ही थोड़ी और जानकारी इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों इस वक्त तमाम चैनल और मीडिया पोर्टल में चंद्रयान 3 को लेकर तमाम खबरें चल रही है। कहा जा रहा है कि भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी का नया बादशाह बन चुका है। चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर अब 23 या 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। यानी कि लॉन्चिंग के 40 से 42 दिनों के अंदर यह सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा और यहीं से शुरू होने वाला है भारत की असली जर्नी। और आपको बता दें, यह भारत का कोई हल्का फुल्का मिशन नहीं बल्कि यह भारत के लिए वह दरवाजे खोलने वाला है जो करोड़ों भारतीयों के बच्चों के सपनों को नई ऊंचाइयां दे देगा। दोस्तों पिछली बार क्रैश लैंडिंग हुई थी। ऐसे में स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अब चांद की सतह पर लैंड करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। मोदी सरकार ने इस मामले में कहा कि स्पेस के क्षेत्र में हमारी सफलताओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। चांद को चूमने में अब भारत को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चांद पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 का 6 पहिए वाला रोवर लैंडर से बाहर निकल जाएगा और चांद की सतह पर 14 दिनों तक काम करने लग जाएगा। उन्होंने बताया कि रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से भारत तस्वीरें हासिल कर पाएगा। इस बारे में जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हालिया अमेरिकी दौरे के समय स्पेस सेक्टर में कई महत्वपूर्ण डील हुई है, जो दिखाता है कि जिस देश ने बहुत पहले ही भारत के साथ स्पेस जर्नी शुरू कर दी थी वह भी आज भारत के साथ बराबरी से जुड़ना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है उससे भारत का स्पेस सेक्टर आने वाले समय में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। बता दें कि 2020 के अंदर दुनिया की स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2.1% है, जो अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि अब यह $650 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है और आने वाले वर्षों में यह बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करने वाली है, जिसमें भारत अपना आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा चुका है। और बड़ी बात यह है कि भारत ने कम लागत में यह मिशन लॉन्च किया है और चंद्रयान 3 का पूरा बजट 615 करोड़ रुपए का है। यानी दोस्तों जहां अमेरिका के रॉकेट इतने बजट में तैयार नहीं हो पाते, ऐसे में भारत ने इतने कम बजट में पूरा का पूरा मिशन लॉन्च कर दिया है। बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का रोवर चांद की सतह का अध्ययन करेगा और यह लैंडर के अंदर बैठकर कर गया है और इसे 14 जुलाई के दिन 2:35 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और इस दौरान इसरो भारत के लोगों के लिए दरवाजे खोल रहा है, वह खुली आंखों से इन लॉन्चिंग को देख सके। चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसरो 23 या फिर 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। ऐसे में अब कुछ ही दिनों के अंदर इसरो इतिहास रचने वाला है और अब सिर्फ बड़े बड़े साइंटिस्ट बल्कि आम लोग भी इसरो की इस मिशन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों पीएम मोदी फ्रांस दौरे पर थे, वहां पर क्या कुछ डील हुई जो पूरे भारतवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उन डीलों के बारे में हम आपसे डिटेल में बताएंगे। दोस्तों पीएम मोदी की फ्रांस विजिट के बाद अब डिफेंस एक्टिवेशन काउंसिल यानी कि DSE की तरफ से 90,000 करोड़ की लागत पर 26 राफेल मरीन फाइटर विमान और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन खरीदने की इजाजत दे दी जा चुकी है, जो एक ऐसी खबर है जिसे चीन और पाकिस्तान अपना सबसे बुरा सपना मान रहे हैं, क्योंकि भारत द्वारा अपनी नौसेना के लिए 26 राफेल फाइटर विमान खरीदना हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा और चीन को काउंटर करने की परियोजना के बारे में साफ तौर पर दर्शाता है।
क्योंकि हिंद महासागर में चाइनीज नेवी की मौजूदगी देखकर भारत बिल्कुल भी खुश नहीं था और अब इसे काउंटर करने के लिए भारत ने सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। बता दें कि इन 26 फाइटर राफेल विमानों में से 22 राफेल सिंगल सीटर वर्जन होंगे, जबकि 4 राफेल ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन होंगे और इनमें से 18 राफेल लड़ाकू विमान INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे, जबकि 6 फाइटर जेट गोवा में ट्रेनिंग और रोटेशन के लिए तैनात होंगे। सिर्फ इन 26 फाइटर विमानों के भारत को मिलने से हमारी नौसेना की ताकत कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि INS विक्रमादित्य के साथ INS विक्रांत जब कंधे से कंधा मिलाकर हिंद महासागर में निकलेगा, उस वक्त चीनी नौसेना का कोई भी जहाज हिंद महासागर में भटकने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि 2 सक्रिय एयरक्राफ्ट कैरियर और राफेल जैसे घातक नेवल फाइटर जेट्स के हमारे पास ऑपरेशनल होने की वजह से अब हम हिंद महासागर में हर वक्त एक एयरक्राफ्ट कैरियर और बैटल ग्रुप तैयार कर सकेंगे। ऐसे में भारत के पास हमेशा एक एयरक्राफ्ट कैरियर सक्रिय होगा, जो भारत के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये बात चीन भी अच्छे से समझता है, इसलिए वह हिंद महासागर में भारत से टक्कर लेने की गलती नहीं करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब क्योंकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से राफेल की खरीद को मंजूरी दी गई है, इसलिए यह बात साफ हो गई है कि राफेल ने अमेरिका को हराकर भारत से ये डील ले ली है। अब आने वाले काफी लंबे समय के लिए फ्रांस भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर बन जाएगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही 36 राफेल को ऑपरेट करती है और अगर अब भारत 114 अतिरिक्त राफेल खरीदेगा तो उससे राफेल का इकोसिस्टम ज्यादा मजबूत होगा, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ भारत के लिए इस रीजन में एक बड़ा बिजनेस हब भी बन सकता है। साथ ही एक और बड़ी डिफेंस डील के तहत अब भारत फ्रांस से 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन सबमरीन भी खरीदेगा। बता दें कि भारतीय नौसेना 6 नई स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के ऑर्डर पहले ही दे चुकी थी, जिनमें से 5 की डिलीवरी की जा चुकी है और आखिरी सबमरीन 20 साल के अंत तक भारतीय नौसेना को मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में प्रोजेक्ट 75 के पूरा होने के बाद भारत में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को बना सकने वाली फैक्चरिंग यूनिट खाली ना हो जाए, इसलिए भारत ने ये 3 नए ऑर्डर दिए हैं। ऐसे में इनके भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना को काफी मजबूती मिलेगी, जो हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा, जिसके बाद भारत इलेक्ट्रिक सबमरीन से हटकर न्यूक्लियर सबमरीन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकेगा। इसके अलावा पीएम मोदी के फ्रांस जाने पर एक और बड़ी डील हुई है, जिसके तहत इस बात का खुलासा हुआ है कि सिंगापुर के बाद अब फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा यूरोपियन देश बन सकता है जो भारत के यूपीआई सिस्टम से खुद को लिंक करेगा। और अगर ऐसा हो गया तो हम ये बात खुलकर कह पाएंगे कि यूरोपियन देश भी अब भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का लोहा मानना शुरू कर चुके हैं, जो एक भारतीय के तौर पर हम सभी के लिए काफी गर्व की बात है, क्योंकि अब एक के बाद एक कई सारे देशों से भारत के यूपीआई का परचम लहराता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।